सो वेलकम बैक एवरीवन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट लेक्चर में हो चुका था. काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड. अब हम देखेंगे सर कि फ्लोट क्या होता है और उसी कैश मैनेजमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोट विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ कैश. कैश को मैनेज करते समय कैसे कैसे तरीके के फ्लोट्स का सामना करना पड़ता है. पहला, बिलिंग फ्लोट. फ्लोट का मतलब क्या होता है पहले ये जान ले तो ध्यान से ऊपर दिए गए 3 लाइंस को पढ़ो. द टर्म फ्लोट इज यूज टू रेफर टू द पीरियड्स दैट अफेक्ट कैश. ऐसा टाइम जिसमें कैश पे अफेक्ट होता है. कैसे? एज इट मूव्स थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कलेक्शन प्रोसेस. पहला कलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा सर? कैश आने में देरी हो रही है. सबसे पहला, एन इनवॉइस इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट अ सेलर प्रिपेयर्स एंड सेंड्स टू द परचेसेस एज अ पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड. जो भी गुड्स हमने बेचे या सर्विसेज हमने प्रोवाइड की, उसके लिए जब हम पेमेंट का रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमने माल आपको बेच दिया, हमने सर्विसेज आपको दे दी, अब इसके बदले में हमको पेमेंट करो, उसके लिए आप जो रिक्वेस्ट करते हो उसको कहा जाता है इनवॉइस. एक डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है. अब द टाइम बिटवीन द सेल, जब आपने माल बेचा, एंड मेलिंग ऑफ द इनवॉइस, और जब आपने बिल दिया, 2 दिन का जो ये समय होता है, इसको कहते हैं बिलिंग फ्लोट. आगे यहां तक हो गया था ना अपना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कलेक्शन प्रोसेस. 4 काइंड्स ऑफ फ्लोट विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ कैश आर एज फॉलोज. अब आती है मेल फ्लोट. दिस इज द टाइम व्हेन अ चेक इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय पोस्ट ऑफिस, मैसेंजर सर्विस और अदर मीन्स ऑफ डिलीवरी. अब ये क्या होता है, मेल फ्लोट क्या होता है? आपने इनवॉइस दे दिया कस्टमर को. आप दिल्ली में, मैं दिल्ली में बैठा और आप कस्टमर हो, आप बैठे हो मुंबई में. आपने मुझे वो पोस्ट किया. थोड़ा सा पीछे जाते हैं टाइम के. आपने चेक बनाया और चेक बना के मुझे कुरियर किया. अब वो कुरियर को आने में 2 दिन लग रहे हैं. तो ये हो गया मेल फ्लोट. मेल करना यानी ईमेल नहीं होता. ठीक है. हर मेल को ईमेल से लिंक मत करो. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. कुरियर जो है वो भी एक तरह का मेल है, फिजिकल. अब उसके बाद आती है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट. सब कुछ लिंक्ड है, ध्यान देना. सबसे पहले माल बेचा तो बिल देने में मैंने देरी लगाई. उसके बाद आपने मुझे चेक भेजा, तो जो रास्ते में अटका हुआ है वो 2 दिन के लिए कुरियर की सर्विसेज में, वो है मेल फ्लोट. मेरे तक अब चेक पहुंच चुका है 2 दिन बाद. 4 दिन हो गए, 2 और 2 4 दिन. अब मैं 1 दिन और लगा रहा हूं उसकी अकाउंटिंग करके उसको बैंक में जमा कराने के लिए. तो वो 1 दिन है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेलर टू सॉर्ट. अलग अलग करेगा, रिकॉर्ड करेगा और डिपॉजिट करेगा उस चेक को आफ्टर बीइंग रिसीव्ड. हो गया 1 दिन. ये हो गया, इसको भी फ्लोट बोलते, डीले. अब बैंक में जमा आप जब चेक कराने जाते हो, क्या उसी दिन तुरंत आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है? नहीं सर, इट टेक्स टाइम. सो दिस इज द टाइम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द चेक. चेक का बैंक में डिपॉजिट करने से लेके तो हमारे अकाउंट में पैसा आने तक, क्रेडिटिंग ऑफ द फंड्स इन द सेलर्स अकाउंट, जो टाइम होता है, लेट्स से 3 दिन, इसको बोलते हैं बैंकिंग प्रोसेसिंग फ्लोट. ये चारों चीजें एक के बाद एक होती है और इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिखी हुई है. पहले बिलिंग में टाइम लगता है, फिर मेलिंग में टाइम लगता है, फिर प्रोसेसिंग में लगता है और उसके बाद बैंकिंग के प्रोसेसिंग में लगता है. ठीक है सर, ये सबको समझ में आ गया कि आपको फ्लोट क्या होता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रोलिंग पेमेंट्स. अच्छा, पेमेंट्स को कंट्रोल करना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. जो भी आप पेमेंट करते हो उस चीज से लेके ध्यान देना. एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पेमेंट्स कैन कॉज फास्टर टर्नओवर ऑफ कैश. दिस इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग पेमेंट्स ऑन द ड्यू डेट, मेकिंग एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्राफ्ट इंस्टेड ऑफ द चेक. अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्लेइंग द फ्लोट. अब
इसके पहले जो आप बात कर रहे थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, वो पैसा लेने से लेके बात कर रहे थे, अब आप पैसा देने से लेके बात करो। अगर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कैश आपको अवेलेबल करवानी है तो जो पेमेंट्स है, पहली बात तो अगर क्रेडिट कार्ड और इन सब से पेमेंट किया है तो ड्यू डेट पे पेमेंट कर दो, नहीं किया तो अननेसेसरी खर्चा आपको बियर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। उसके बाद अगर आपको 60 दिन का क्रेडिट दिया है सामने वाले ने तो पूरा इस्तेमाल करो उस 60 दिन के क्रेडिट को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 दिन में आपने पेमेंट कर दिया। प्ले विद द फ्लोट। और अब सामने वाला ना 60 दिन का क्रेडिट दिया ना कि 60 दिन में पेमेंट करना है, आप उसको 59th डे में चेक बना के मेल करो और सिंपल कुरियर सर्विस से मेल करो, जितना स्लो हो सके उतना। इंडिया पोस्ट से मेल करो ताकि उस तक पहुंचने में टाइम लगे। हम भी बोल सकते देखो सर हमने तो चेक इशू कर दिया। सोचो आपने एक्सप्रेस डिलीवरी दी तो एक दिन में चेक पहुंच जाएगा, दूसरे दिन बैंक में जमा हो जाएगा, आपके अकाउंट से जल्दी पैसे कटेंगे। लेकिन अगर आप धीरे वाली स्पीड लगाओगे तो उसमें टाइम लगेगा पहुंचने में, फिर वो प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो 5-6 दिन का गैप आ जाएगा। उतने दिन तक आपके पास में वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा और आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये तरीका होता है, मतलब आप लीगली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो कंपनी में मेक पेमेंट टू इट्स आउटस्टेशन सप्लायर बाय अ चेक and send it through mail. The delay in transit and collection of the check will be used to increase the float. यहाँ पे यही चीज़ लिखी जो मैंने आपको समझाई, ट्रांजिट में जितना ज़्यादा डिले हो सके होना चाहिए और चेक के कलेक्शन में, मतलब इससे कि भैया कस्टमर जो सामने वाला जो बंदा जिससे हमने माल खरीदा वो मान भी जाए, उसको लगे कि हाँ ठीक है नॉर्मल प्रोसीजर है और हमने पूरा इस्तेमाल भी कर लिया उन सब चीज़ों का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का खेल था थोड़ा रोकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी समय आपके बैंक अकाउंट में या कैश में कितना बैलेंस होना चाहिए। देखो एक चीज समझो बात को, जब मैं घर से निकलता हूं तो मेरे वॉलेट में 2-3 लाख रुपए की कैश होना भी गलत है और मेरे वॉलेट में सिर्फ 20 रुपए लेके निकलना भी गलत है। जैसे दैनंदिन जीवन में ज्यादा कैश होना और एकदम कम होना दोनों गलत है, वैसे ही बिजनेस में ज्यादा कैश रखना और एकदम कम रखना भी गलत है। कितनी होनी चाहिए उसको कहा जाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम मतलब एकदम बराबर, न ज्यादा न कम, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अब वो क्या है हम पढ़ने वाले हैं और आगे इसी चीज को हम फॉर्मूलेज में कन्वर्ट करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑल्सो मेंशन हाउ इन रिसेंट टाइम्स ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक आपका स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला निकाला गया है जो आपको यूज करना है ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए। अ फर्म शुड मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस टू केटर टू द डे टू डे ऑपरेशंस. It may also carry additional cash as a buffer or safety stock. The amount of cash balance will depend on the risk return trade-off. अब मेरा मतलब समझो, अगर आपको पता है कि आज दिन भर में आपका 1000 रुपए का खर्चा होना है तो तकरीबन आप 1200 से 1300 रुपए लेके चलो। ये जो 200-300 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया उसको बोलते हैं बफर या सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको नहीं पता होती कि खर्चा होने वाला है। रास्ते में आप जा रहे हो कुछ खरीदारी करने 1000 रुपए का और कार पंचर हो गई आपकी, तो 100-150 रुपए पंचर के लग जाने हैं, वो तो आपको पहले पता नहीं था। अगर आपने 1000 रुपए ही लेके निकले घर से शॉपिंग के लिए और 100-150 रुपए में कार का पंचर निकलवा लिया तो 900-800 रुपए में आपकी शॉपिंग पूरी नहीं हो पाएगी, डबल चक्कर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा पैसा दोनों जाएगा। इसलिए पहले से ही सेफ्टी बना के चलो। गुड। आगे देखो, द फर्म शुड मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल जस्ट इनफ, दैट इज नीदर टू मच नॉर टू लिटिल कैश बैलेंस, ना ज्यादा ना कम, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। इन रिसेंट ईयर सेवरल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। रिसेंट में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स सामने आए हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, जिससे मदद मिलती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होता है। सोचो आपके पास में एक फॉर्मूला हो, घर से निकलने के पहले आप ये फॉर्मूला लगाए और आपको पता चल जाए कि यार मैंने वॉलेट में आज कितने कैश रखनी चाहिए। ऐसा फॉर्मूला है सर, आगे देखेंगे। द पर्पज ऑफ ऑल दीज मॉडल, इन सब का जो पर्पज है, मेन उद्देश्य है इन सब मॉडल्स का इस्तेमाल करना, फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या, क्यों करूं मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं क्यों फॉर्मूले लगाऊं, ये उद्देश्य क्या है। टू एंश्योर, ध्यान देना ये लाइन को अंडरलाइन करें, टू एंश्योर दैट कैश डज नॉट रिमेन आइडल अननेसेसरीली एंड एट द सेम टाइम द फर्म इज नॉट कन्फ्रंटेड विद द
सिचुएशन ऑफ कैश शॉर्टेज, ना आपके पास में खाली का बेमतलब का कैश पड़ा रहा है जिस पे नुकसान हो रहा हो, और ना ही आपको कैश शॉर्टेज की सिचुएशन फेस करनी पड़े। ये दोनों नहीं होना चाहिए, इसीलिए मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑल दीज मॉडल्स कैन बी पुट इनटू टू वेज, दो हिस्सों में इन मॉडल्स को आप समराइज कर सकते हो। पहला है इन्वेंट्री टाइप मॉडल, दूसरा है स्टोकेस्टिक मॉडल। ठीक है, इन्वेंट्री टाइप मॉडल और स्टोकेस्टिक मॉडल में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ, आगे वापस यही डिस्कस करना है। इन्वेंट्री टाइप मॉडल में आपको जो फॉर्मूले में डिटेल्स लगती है वो सब पता होती है। आपको पता होता है कि साल भर का, ये अजम्पशंस है कि साल भर मेरा खर्चा कितना लगना है, कैरिंग कॉस्ट कितनी लगनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी लगनी है, हर चीज का खर्चा आपको पता होगा, नोन, KNOWN। बट स्टोकेस्टिक मॉडल में ना रैंडमली पता किया जाता है कि आपको कैश बैलेंस की कितनी जरूरत है। इसका मतलब पहले से आपको सारी चीजें नहीं पता होती, अननोन, UNKNOWN। नोन इज द इन्वेंट्री टाइप मॉडल, अननोन इज द स्टोकेस्टिक मॉडल। आगे देखो, What are the inventory type models, economic order quantity model and stochastic model used for? ये दोनों तीनों मॉडल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Inventory type model have been constructed to aid the finance manager to determine optimum cash balance. ये मॉडल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस। विलियम जे बमोल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अप्लाइज इक्वली to cash management problems under the condition of certainty or where the cash flows are predictable. दूसरा है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा मॉडल का नाम है EOQ। ये आप इस्तेमाल करोगे दो चीजों के लिए, वर्किंग कैपिटल में आज लिख के रख लो। EOQ आप इस्तेमाल करोगे कैश का बैलेंस पता करने के लिए, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है इन्वेंट्री का बैलेंस पता करने के लिए, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वापस ये चीज रिपीट नहीं होने वाली, फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल होगा। आप बोलोगे सर ये पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ चुके रहेंगे हम कैश मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में। तो ध्यान देना EOQ क्या होता है। EOQ मॉडल किसने बनाया सर? EOQ मॉडल बनाया विलियम जे बमोल्स ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बमोल्स के मॉडल के हिसाब से निकालो, इसका मतलब वो EOQ के मॉडल्स के हिसाब से ही बैलेंस निकालने बोल रहा है, ये चीज समझ जाना, ठीक है। सो विलियम जे बमोल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल अप्लाई करता है इक्वली टू कैश मैनेजमेंट। जनरली ये जो मॉडल बनाया गया है मैं बताता हूँ ना, ये इन्वेंट्री के लिए बनाया गया था। इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है ना आपके बुक्स में, फिनिश्ड गुड्स एंड ऑल का, ये कैश के लिए नहीं था, लेकिन ये इक्वली अप्लाई किया जा सकता है कैश के लिए। कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? जहां पे आपको पता हो कि साल भर में आपका कैश का कितना डिसबर्समेंट होने वाला है, कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगने वाली है और कितना सब कुछ लगने वाला है, नोन, KNOWN। However, in a situation जहां पे EOQ मॉडल इज नॉट अप्लीकेबल, स्टोकेस्टिक मॉडल हेल्प करता है। जहां पे आपको नहीं पता होती है चीजें, when the things are unknown, then stochastic model will be applicable. It happens when the demand for the cash is stochastic and not known in advance. Stochastic यानी कि random, या आप बोलो unknown, लिख के रखो, ठीक है। Explain in short William J. Baumol's economic order quantity. Economic order quantity model 1952. According to this model, optimum cash level is the level of cash where carrying cost and transaction cost are the minimum. अब ध्यान दो सर, दो कॉस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। काफी आगे आ गए ना हम, ये रहा। सो एक्सप्लेन करना है आपको अब बमोल्स का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहली चीज़ तो मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, कहीं पे भी ऐसा मान के मत चलो कि सर मैं आपको बस पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ। दो रीज़न मैं बताता हूँ ताकि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए पहली चीज़, अगर मैं सिर्फ बोलता जाऊँ तो आप ना एक टोन पकड़ में आ जाएगी वो चीज़, और एक टाइम के बाद में 30 मिनट के बाद में 20 मिनट के बाद में आपका माइंड जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस हैज हैपेंड विथ मी इन पास्ट। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ की कंप्लेंट की थी, इसलिए ये चीज़ मैंने इम्प्रूव की है। एवरी पर्सन नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो आपके जो शिक्षक है, टीचर है, फैकल्टी है जो आपके सामने अभी बैठे हुए हैं, वो भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, लेकिन गलतियां हर कोई करने के बाद सुधार होते हैं, और ये चीज़ पिछली बार हो चुकी। तो आपके जो सीनियर हैं अभी, जो पिछले स्टूडेंट रह चुके हैं मेरे,
इन लोगों से ही मैंने ये चीज़ सीखी है। आप ध्यान देना, होता क्या है जब कंटिन्यूअसली मैं बोलते जाऊंगा और मतलब एक ही टोन चलती जाएगी आपकी, भले ही मैं आवाज़ कितना ही ऊपर नीचे कर लूँ, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं क्लास में आपको ये बता रहा हूँ, चिल्लाने से आपका वेरिएशन आता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठता है वो सोचने और ध्यान देने से। सो ध्यान से लंबी सांस लेके आप एक चीज़ को, बात को सुनो। कंटिन्यूसली बोलते रहूँगा ना, तो उस टाइम पे 20 मिनट बाद आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा आपको समझ गया, लेकिन आप देखना 2 दिन बाद में आपको कुछ भी रिटेन नहीं रहेगा। बट दूसरा, अगर मैं बीच में आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो इसके 2 पर्पज़ है। एक तो थोड़ा सा माइंड जो बोलने के सुनने से लेके डाइवर्ट होके बुक में जाता है, तो आप चीज़ें पढ़ने लग जाओगे मेरे साथ साथ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। दूसरा क्या पर्पज़ है, ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक बार खोल के देखना। इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन इकोनॉमिक्स और एफएम में स्टार्टिंग से लेके पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक आप पूरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक तरीके से फिल्टर करके मैंने आपको दिया है। अब क्या सर, आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही ले लिया, आपने बाकी और कहीं से कुछ इनपुट नहीं डाला क्या? इनपुट भी डाले गए हैं, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं किया। अपन ने इंस्टीट्यूट का मटेरियल इसलिए लिया क्योंकि सर आपको इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम देनी है, वो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है। आता बहुत कुछ है, अननेसेसरी मैं डाल दूंगा, लेकिन आपको वास्ट इतना हो जाएगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो छूट जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर नॉलेज इनटू दिस, और वो भी उतना जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंस वर्ल्ड कभी ख़त्म नहीं होता। कोई भी बोल रहा है ना कि मैंने पूरा फाइनेंस पढ़ा दिया, गलत बोल रहा है। मैं नहीं बोल सकता कि मुझे पूरा फाइनेंस आता है, तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे पूरा फाइनेंस पढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सीए फाइनल में सिर्फ 2 सब्जेक्ट की क्लास लगाया था, एक तो अकाउंट्स और दूसरा एफएम जो था। उसके बाद कोई क्लासेस नहीं लगाया। पढ़ के, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के वो चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से किया है, कि पढ़ाई की है अपन ने। और मैं ही नहीं, आप बाकी और रैंकर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ना, हर कोई स्टडी मटेरियल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये बताता है। अब एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, क्या सर बार बार इत्तेफाक हो सकता है? नहीं। इसलिए पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी पड़ती है ज़िंदगी में वो ये है कि शॉर्ट नोट्स अगर किसी ने दिए हैं तो वो साइड में रखो। वो सिर्फ तभी काम आते हैं जब उसी फैकल्टी, उसी टीचर के बड़े वाले नोट्स आपने पढ़े हो। ये पढ़ने के बाद रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स काम के। सबसे पहली रीडिंग के लिए अगर आप शॉर्ट नोट्स ले लोगे तो आपके जैसा बेवकूफ़ और कोई नहीं कहलाएगा, और ये आपको आके कोई बताएगा नहीं। मन में रखना कि सर मैंने बेवकूफ़ी की है, ठीक है, पहला। दूसरा, सर इंस्टीट्यूट का मटेरियल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से या तो फिर अपने मटेरियल होगा या कोई भी और टीचर, बहुत सारे टीचर इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करते हैं, तो उन टीचर्स के नोट भी पढ़ लिए तो भी हो जाता। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ इंक्लूड कर देना इज़ टोटली रॉन्ग। या बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अगर ले रहे हो तो बहुत कुछ उसमें से एक्सक्लूडेड रहता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के क्वेश्चन एक टॉपिक हम देख रहे हैं, नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाएगा एफएम में 60 मार्क्स के लिए। 40 मार्क का तो इकोनॉमिक्स है, 100 मार्क्स का भी एफएम होता ना तो भी ये इतनी डिटेल में चीज़ें आपको थ्योरी में नहीं पूछी जाती, क्योंकि आएंगे वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिकल। 80% 50 मार्क के आपको आएंगे, लेकिन 10 मार्क्स के लिए भी हम उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना 50 मार्क्स के लिए दे रहे हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो इस चीज़ को लेके थोड़ा पॉजिटिव लेके चलो। हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक तरह से पढ़वा के दे रहा हूँ, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। 2-3 बार जब आप 1-2 बार वापस इस लैंग्वेज को गो थ्रू करोगे ना, तो आपको ईजी जाएगा समझने में कि हाँ ये सेंटेंस तब पढ़ा था जब सर पढ़ा रहे थे वीडियोज़ में। देखेंगे सर। अब वापस आते हैं मुद्दे पे हम अपने आगे। एक्सप्लेन इन शॉर्ट कि विलियम जे बमोल्स का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑप्टिमम कैश लेवल, ध्यान देना, हमको क्या निकालना है इस मॉडल से? हमको सर ऐसा कैश बैलेंस निकालना है कि हमने कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, न ज्यादा न कम, यानी हमने ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और वो निकाल के कौन देगा? ये मॉडल। सो ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। एक चीज समझो, जब भी आप के पास में बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, ठीक है, 10 लाख रुपए पड़ा और आप कैश में बैग में लेके घूम रहे हो, बताओ नुकसान क्या है? सर अगर मैं 10 लाख रुपए घर में रखता हूं कैश में या बैग में लेके घूमता हूं तो मुझे नुकसान क्या है?
मुझे नुकसान है कि मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। सेफेस्ट क्या है? फिक्स डिपॉजिट। और 10% 7% इंटरेस्ट में कमा सकता था। 7.525 और 0 चल रहा है आजकल, तो 7% इंटरेस्ट आप कमा सकते थे। ध्यान देना, अगर 10 लाख रुपए की कैश आपने अपने घर में कैश में रखा साल भर तक, तो आपको नुकसान होगा उस पर 7% का, जो कि है 70,000 का इंटरेस्ट, जो आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमाए। इसको बोलते कि साल भर आपने अपने पास कैश कैरी किया। ये मोबाइल में रोज अपने साथ कैरी करता हूं, मैं आईपैड रोज अपने साथ कैरी करता हूं, उसी तरह से मैंने अपने साथ कैश कैरी की। कैश मेरे पास रखा, ना कि बैंक में रखा, इसलिए 70,000 रुपए का नुकसान हुआ, जो इंटरेस्ट में कमा सकता था। सो दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट फॉरगॉन, जो कमा सकते थे नहीं कमाए। इसी को वर्ड दिया गया है कैरिंग कॉस्ट। कोई भी चीज अपने साथ कैरी करने के लिए जो लगने वाला खर्चा है, वो दैट इज द इंटरेस्ट। 70,000 का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, साल भर में। तो एक ये हो गया ज्यादा कैश अपने पास रखने से लेके। दूसरा होता है सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ज्यादा कैश रखा तो क्या होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास बहुत कम कैश रही तो क्या होगा। ध्यान दो, अगर आपके पास बहुत कम कैश रही, तो अगर आप, तो क्या होगा कि सॉरी, आपके ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टमेंट है। मान लो आपको घर में खाना खाने के लिए अब पैसा नहीं बचा, मम्मी है, पापा है, बहुत गरीबी से आप जी रहे हो, ठीक है। अब आपके पास में कैश नहीं है, सोना चांदी घर में है, मतलब मम्मी के पास में, पापा के पास में थोड़े बहुत पुराने ज्वेलरीज पड़े हुए, लेकिन उससे तो खा नहीं सकते। तो फाइनली घर वालों ने डिसाइड किया कि ये ज्वेलरी हम बेच देते हैं, ठीक है, कैश आ जाएगी। तो मैं गया सुनार के पास में, सुनार के पास में जाके बोला, देखो सर ये ज्वेलरी है, जो मार्केट में रेट चल रहा है ये रेट है, इस रेट के हिसाब से आप कन्वर्ट करके दे दो। सामने वाला बोलता सर ठीक है कर देंगे, लेकिन 1% का खर्चा लगेगा। खर्चा किस बात का? कि वो आपको सोने का भाव कैश में दे देगा। सो अगर वो टोटल चीज हो रही है 50,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए, सॉरी 500 रुपए विल बी द, उसका भी तो वो खाली पॉकेट आपको थोड़ी करके देगा, वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। उसी को बोलते हैं सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो कि सोने को कन्वर्ट कर रहे हो कैश में, दैट इज जो 500 रुपए लग रहे हैं इसके लिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बिजनेस में क्या होता है, जब आपके पास कैश की कमी होती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती है वो बेच देते हो, और उसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है कि ये बेच के कोई कैश लाके दे रहा है आपको, तो इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोनों कैरिंग कॉस्ट हो या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो, दोनों के दोनों आपके खर्चे हैं। और ऑप्टिमम कैश लेवल तब होगा जब ये दोनों खर्चे कम से कम लग रहे हो हमको। मतलब आप सोचो, ज्यादा कैश रखना भी नुकसान, मतलब कुछ तो रखना ही पड़ेगा, यानी कुछ तो इंटरेस्ट फॉरगो होगा ही होगा, यानी कुछ तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी, वो कम से कम होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कभी जरूरत पड़ी तो बेचना भी पड़ेगा, तो वो भी कम से कम होनी चाहिए। जहां पे ये दोनों कॉस्ट कम से कम हो, उस लेवल ऑफ कैश को कहा जाएगा ऑप्टिमम कैश लेवल। आगे, द कैरिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, नेमली इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू कैश। दोनों चीजों के बारे में मैंने बता दिया। दिस हैपन व्हेन द फर्म फॉल शॉर्ट ऑफ कैश एंड हैज टू सेल सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इन, ध्यान दो, कब आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? जब फर्म के पास में कमी होती है कैश की, और उसके बाद में उसको ये सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्लेरिकल, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन और ऐसे तरह के कॉस्ट आती है। सारे कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। The optimum cash balance according to this model will be that point where these two costs are minimum. The formula for determining the optimum cash balance is this: C is equal to under root of 2 into U into P divided by S. ये आपका फॉर्मूला है। अब एक चीज समझो,
इसमें क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले तो ये स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन पे मत जाना, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें सब्जेक्टिव है कि सर टू क्यों इस्तेमाल किया, स्क्वायर रूट क्यों इस्तेमाल किया। बट अब देखो, एनुअल कैश डिसबर्समेंट, यानी आप साल भर में कितना पेमेंट करने वाले हो। सर मैं 10 लाख का पेमेंट करने वाला हूँ साल भर में, इनटू आपने किया 2, यानी आपने दुगना कर लिया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने अगर बनाया होता बमॉल की जगह तो मैं 3 लेता, मैं 1.5 लेता, मैं 5 लेता, सर 2 ही क्यों लिया? ठीक है, सो 2 इंटू 10 लाख आपने डबल कर दिया उस पेमेंट को, सेफर साइड रहने के लिए। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, पी। एक ट्रांजेक्शन करते हो तो कम से कम खर्चा जो फिक्स कॉस्ट लगनी है वो कितना, वेरिएबल नहीं, फिक्स कॉस्ट। सो हो सकता है 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको खर्चा लगे, यानी 10 लाख का आपका टोटल पेमेंट होगा। हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपये आपको लगेंगे और टोटल आप 20 लाख का पेमेंट करोगे, डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम, कि 1 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है पर एनम। सो हो सकती है 1 रुपये पे आप 7% कमाओ तो 0.07 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप उसको स्क्वायर रूट करके देखो क्या आता है। 10 लाख इंटू 2 20 लाख, सॉरी 10 लाख इंटू 2 20 लाख, इंटू 10 2 करोड़, डिवाइडेड बाय 0.07 अगर आप करते हो तो कुछ ये 28 करोड़ 57 लाख या ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, 14,000। अब उसको आप करो स्क्वायर रूट, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका बैलेंस आता है 16,903 रुपये। ये वो अमाउंट है सर 16,903, जहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम से कम होगा। हमने दोनों चीज़ें ली है, हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लिया न्यूमरेटर में, हमने कैरिंग कॉस्ट भी लिया डिनोमिनेटर में। कैरिंग कॉस्ट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम और पर मंथ। अब आपको ये जो बैलेंस निकला है 16,903 रुपये का साल भर आपको मेंटेन करके रखना है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। ठीक है, आगे बढ़े। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। मेंशन द अजम्पशन ऑन विच बमॉल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज बेस्ड। अब हमने जो ये फॉर्मूला देखा, इसके पीछे कुछ बेसिस है, कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं और ये लेना ज़रूरी है ताकि हम उस फॉर्मूले को वैलिड कर सके। पहली चीज, कैश नीड्स ऑफ द फर्म आर नोन विद सर्टेनिटी। हमको पता होगा कि हमको कितने कैश की ज़रूरत है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, द कैश इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नोन विद सर्टेनिटी। आपको पता होगा कि साल भर में आप कितना पेमेंट करने वाले हो, और हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि यूनिफॉर्मली पेमेंट होगा। मतलब प्रैक्टिकली देखो, रियल लाइफ में तो आज 1 लाख का पेमेंट हो रहा है, अगली बार 2 लाख का होगा अगले महीने, और अगले महीने शायद 5 लाख का हो, लेकिन हम मान के चलेंगे हर महीने सेम हो रहा है, टोटल डिवाइडेड बाय 12। एक सेकंड होल्ड करना। तो ध्यान दो, पहली चीज तो आपको पता होगा, आप ये मानते हैं, ये अजम्पशन लिया गया है कि फर्म को पता है कि उसको कितने कैश की जरूरत है। दूसरा अजम्पशन, ये सारी कैश जो पेमेंट होने वाली है साल भर में ये हमको पता है और ये यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो साल भर में अगर 12 लाख का पेमेंट हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे हर महीने 1 लाख का पेमेंट हो रहा है यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, द होल्डिंग कॉस्ट इज नोन एंड इट इज कॉन्स्टेंट। कैश को होल्ड करके रखने की कॉस्ट, यानी कि आप जो उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो, ये हमें पता होगी और ये साल भर सेम होगी। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि साल भर सेम होगी। आज 7% इंटरेस्ट मिल रहा, कल शायद 7.5 हो जाए या 10% हो जाए।
बट ऐसा हमको अभी मान के चलना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमको पता होगी और ये कांस्टेंट रहेगी साल भर। ये कुछ अजम्पशंस है जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। ये एक नया तरीका है और ये जो अभी हमने मॉडल देखा ना, उसको कहा जाता है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उससे बेटर तरीका ये है, थोड़ा सा समझाने के लिए देखना क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नेट कैश फ्लो इज कंप्लीटली स्टोकेस्टिक। ये मिलर और मॉडल जो है कैश मैनेजमेंट, ये स्टोकेस्टिक मॉडल का एक तरीका है या एक टाइप है। इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टोकेस्टिक मॉडल जहां पे हमको पता नहीं होता कैश फ्लोज कितनी होने वाली है। और रियल लाइफ में भी ऐसे है कि अगले साल अब मैं कितना खर्चा करूंगा, मेरे को मैं यहाँ पे कैसे बता सकता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल बोलता है कि नहीं बताना पड़ेगा, ये बोलता है कि नहीं बताया तो भी चलता। ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नेट कैश फ्लो इज कंप्लीटली स्टोकेस्टिक, नॉट नोन इन एडवांस। व्हेन चेंजेस इन कैश बैलेंस, ध्यान देना, when changes in cash balance occur randomly the application of control theory serves a useful purpose। ध्यान दो आगे, सिर्फ यहाँ पे ये चीज ध्यान दो कि randomly कैश का बैलेंस चेंज होता जाएगा। मिलर और मॉडल इज वन ऑफ सच कंट्रोल लिमिट्स मॉडल। दिस मॉडल, अगर आगे नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर आप पढ़ेंगे हम और समझेंगे। इसमें 3 लेवल होती है। एक होती है सर अपर लिमिट, दूसरी होती है सर आपकी जीरो लेवल, सॉरी दूसरी आप ले लो आप उसको बोलोगे नीचे वाली जीरो लिमिट। जीरो जो होगी ये लोअर लिमिट, ठीक है, इसे लोअर लिमिट कहा जाएगा। और एक रहेगी बीच वाली लिमिट। अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है, यहां पे लेता हूं मैं इसको, नाम इन्होंने क्या दिया बस वही ले लेता हूं, एच। ध्यान दो, 3 लेवल बताता हूं मैं आपको, जेड, एच और जीरो। ये ओ नहीं है, जीरो है। This is called as upper limit and this is called as lower limit and this is what we have to maintain now। अब अपर लिमिट का मतलब इसके ऊपर बैलेंस नहीं जाना चाहिए आपके कैश का और इसके नीचे बैलेंस नहीं आना चाहिए कैश का। अब मान लो एक तरह से लेके चलते हैं कि Z के ऊपर गया बैलेंस। अगर Z के ऊपर बैलेंस जाता है तो आप क्या करोगे पता है, Z माइनस H जितना पैसा या ऊपर जितना भी गया है वो पैसा आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दोगे, यानी आप निकाल दोगे यहाँ से, तो बैलेंस वापस H तक आ जाएगा और धीरे धीरे शायद वापस बढ़ता जाए। कम हुआ तो क्या होगा वही भी बताता हूँ, धीरे धीरे बढ़ता जाए। हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक इसके बीच में पैसा रहता है Z और H के। Z के ऊपर गया तो हम वापस H पे लेके आएंगे। ध्यान दो मैंने क्या कहा आपसे। अगर बताओ मुझे कैश का जो अमाउंट है वो यहां तक पहुंच गया तो आप उसको यहां तक लेके आओगे वापस, जो भी ऊपर का है माइनस H, ठीक है। अब मान लो नीचे गया, अब अगर इसके नीचे यहां तक आ गया तो आप कहीं से लोन लेके आओगे या कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट करोगे और इसको वापस पहुंचा दोगे यहां तक, H तक। H इज द लेवल। तब तक आप कुछ नहीं करोगे जब तक पैसा इसके बीच में है, Z और H के बीच में या H और O के बीच में है। अभी देखो और क्या कहा गया है, This model is designed to determine the time and size of the transfers between an investment account and cash account। Investment account और cash account में transfer क्या क्या होगा। In this model control limits are set for cash balances। control limit रखा गया है Z और 0। These limits may consist of H as the upper limit, Z as the return point, मतलब वापस कहाँ आना है, H Z पे आना है। अच्छा मैंने कुछ, अरे सॉरी, तो मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया। ये Z है और ये H है, ठीक है, बस उल्टा लिखा था, बाकी मतलब सेम है। एंड 0 एज द लोअर लिमिट। 3 लिमिट देखा, Z एज द अपर लिमिट,
सॉरी h एज द अपर लिमिट, z एज द रिटर्न पॉइंट जहां वापस आना है, और 0 एज द लोअर लिमिट। अब व्हेन द कैश बैलेंस रीचेज द अपर लिमिट, मान लो ये अपर लिमिट तक अगर कैश बैलेंस पहुंच गया, द ट्रांसफर ऑफ कैश इक्वल टू h माइनस जेड। जब इस लेवल को टच कर जाएगा ना h को, तो जितना भी अमाउंट है ना h माइनस जेड का, ठीक है, ये ट्रांसफर होगा। h माइनस जेड इज इन्वेस्टेड इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वापस रिटर्न आ जाएंगे कहां पे, वी विल रिटर्न बैक टू आर z लेवल। एंड व्हेन इट टचेस द लोअर लिमिट यानी कि 0, अ ट्रांसफर फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू कैश अकाउंट इज मेड। सो एक जगह इन्वेस्टमेंट रखे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर h तक आपका ना ये कैश का बैलेंस है, नीचे जाओगे तो कम हो रहा, h ऊपर जाओगे तो बढ़ रहा, h तक अगर आपका कैश का बैलेंस पहुंच गया तो h माइनस जेड जितना भी अमाउंट होता है वो आप उठा के इन्वेस्ट कर दो मार्केट में। उतना अमाउंट आपके कैश अकाउंट से निकल गया तो आपका कैश का बैलेंस कहाँ आ गया, वापस z पे आ गया। अब यहां से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो वापस वही चीज h माइनस जेड करेंगे, फिर ऊपर गया h तक पहुंचा, h माइनस जेड करके इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट बनते जा रहा है, पहले से भी कुछ था। लेकिन अगर नीचे गया 0 के लेवल तक, तो जितना भी z माइनस 0 हो रहा है उतना उठा के हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे और कैश ऐड करेंगे। जब कैश वापस इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 से उठा के z तक चला जाएगा। अब अगर h तक गया तो उतना हम इधर से निकाल के इन्वेस्ट कर देंगे तो ये वापस z पे आ जाएगा। अगर 0 पे गया अभी ऑपरेट करते करते तो बेचेंगे तो वापस z पे आ जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? लेकिन तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक इनके बीच में वैल्यू होगी, फिगर होगी कि इनके बीच में h माइनस 0। सो ध्यान देंगे आगे। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन कैश बैलेंस स्टेज बिटवीन h z and z0, that is high and low limits, no transactions between cash and marketable securities is made। कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा इन सब के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में रहा तो जब हिट करेगा अपर लेवल और लोअर लेवल तभी ट्रांजेक्शन्स होंगे। द हाई एंड लो लिमिट्स कैश बैलेंस आर सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड द डिग्री ऑफ लाइकली फ्लक्चुएशन इन द कैश बैलेंस। सो दोनों तीनों चीजें यहाँ पे कंसिडर की गई है, एक तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो, ठीक है। दीज लिमिट सेटिस्फाई करते हैं डिमांड्स ऑफ कैश एट द लोवेस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। नोट करना, अब ध्यान दो। द मिलर ओर मॉडल इज मोर रियलिस्टिक। अब आपको अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आ रहा है यार ये बात सही है, ये लेवल हमको ये चीज़ सही लगती है कि चलो एक लेवल आ गया तो हम बढ़ा देते हैं, एक लेवल ऊपर चला गया तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। एटलीस्ट हमको यहाँ पे ये तो नहीं सोचना पड़ रहा कि साल भर में हम कितना पेमेंट करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या रहने वाली है, और वो अननेसेसरी कुछ तो फॉर्मूला लगा रहे सिक्योरिटीज और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे, स्क्वायर रूट क्यों कर रहे, ये सब। So Miller Orr model is more realistic since it allows variation in cash balance with a lower and upper limit. The finance manager can set limits according to the firm's liquidity requirement, maintaining minimum and maximum cash balance. अब यहाँ तक आपकी बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड्स आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप अगर खुद भी पढ़ लो तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में लेके चलूँगा ताकि आपको आपका टाइम पे कोर्स भी ख़त्म किया जा सके, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। जैसे कि अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमने अभी रियल लाइफ में, अभी तक मैं आपको जो 1-2 क्वेश्चन पीछे बता रहा था उसमें चेक की बातें कर रहा था कि चेक दिया जाता है, मेल किया जाएगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा, बैंक क्लियर करने टाइम लगेगा। लेकिन ये सर पुरानी बातें हैं, रियल में 2019 में आओ सर और बताओ कि कैश मैनेजमेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, चेक वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र आ चुका है, NEFT, RTGS, IMPS, गूगल पे, UPI, कई सारी चीज़ें आ चुकी है, वॉलेट हो गया। तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कैश मैनेजमेंट। बोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिजायर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हैज़ लेड टू सम इनोवेटिव टेक्निक्स इन मैनेजिंग कैश। पहला, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT। अब इसमें आपका NEFT आता है, इसमें आपका RTGS आता है, इसमें आपका IMPS आता है, गूगल पे UPI आता है। ये सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में आता है।
तो ये आपके मोबाइल में है ही, कई सारी चीज़ें आप बैंक ऑपरेट करते हो तो आपको पता है, अदरवाइज यूपीआई तो सबको पता है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग ये सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना ऑनलाइन। उसके बाद आता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। अभी बहुत सारे कम बैंक्स ने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना शुरू कर दिया है। पहले 10-10 हज़ार रुपये की लिमिट होती थी, 2-2 हज़ार की लिमिट होती थी, अब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हो। ये डेवलपमेंट है, उससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी बैंक में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है मनी मार्केट ऑपरेशन। अब मनी मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हैं, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे पड़े हैं तो आप कहीं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद 70-80 दिनों बाद वापस ले लेना। फिर है पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम, आगे देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ टेम्पररी कैश सरप्लस, टेम्पररी टाइम के लिए 7 दिन 10 दिन के लिए अगर कैश सरप्लस होता है तो आप कैसे मैनेज करते हो। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं कॉन्फ्रेंजा में भी होता है, ये मैं बताता हूँ क्या कॉन्फ्रेंजा में होता है। जब स्टूडेंट्स पे करते हैं ना, जब स्टूडेंट्स पे करते हैं, लेक्चर्स खरीदते हैं, सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स के आप लेक्चर्स खरीदते हो कॉन्फ्रेंस पे, तब जाके बहुत सारे लोग सीधा सीधा ग्रुप उठाते हैं। मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉन्फ्रेंस पे सीधा सीधा 30,000 40,000 35,000 ऐसी रिसिप्ट आती है कॉन्फ्रेंसा को, तो कॉन्फ्रेंसा के बैंक अकाउंट में आता है। अब कॉन्फ्रेंसा ने उन फैकल्टीज़ को 1 महीने बाद पेमेंट करना होता है क्योंकि मंथ एंड पे कैलकुलेशंस होते हैं। अब 1 महीने तक कॉन्फ्रेंसा को उस पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या करके रखा है ना, स्विफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करके रखा है। बैंक वालों के साथ मिलके हम टेम्पररी टाइम के लिए 1 महीना 7 दिन 10 दिन के लिए जितना भी बैलेंस पड़ा होता है वो एफडी में कन्वर्ट करा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, टेम्पररी स्विफ्ट, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वापस कैश निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी कैश सरप्लस। हमारे पास में भले ही आज की डेट में अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा होगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए 1 महीने बाद चला जाएगा। 1 करोड़ में से 10 लाख रहेंगे, मान लो आपके पास में 90 लाख रुपए चले जाएंगे। अरे बात आपको समझ में, तो ये 90 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। उसके बाद होता है सर इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम किसको कहा जाता है? आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो, आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो सर आपको पता है आपके मोबाइल में उस बैंक का ऐप ज़रूर होगा जिससे आप सारे के सारे अपने बैलेंसेस मैच करते हो, मतलब स्टेटमेंट मंगवा सकते हो, ट्रांजैक्शन देख सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप पैसा ले सकते हो, यूपीआई बना सकते हो, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको वो ऐप प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। ये और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना कैश को मैनेज कर रहे हो। पहले बैंक जाना पड़ता था सर, मैं भी उस ज़माने से हूँ, मतलब ख़त्म हो गया था थोड़े सालों में मेरे तो, लेकिन मैं आखिरी जो वो ज़माना चल रहा था उसमें मैं था कि बैंक जा के सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे, पैसा जमा कराना हो, खैर पैसा जमा कराना तो आज भी जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे बाकी के ट्रांजैक्शन करने बैंक जाना पड़ता था। आज इलेक्ट्रॉनिकली होता है ऐप से। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन कैश मैनेजमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपने देखा होगा, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में है नहीं ना, चलो ट्राई करते हैं, अगर आपको मैं करके दिखाऊँ लाइव तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लेता है डाउनलोड होने में। हो जाएगा, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। चलो तब तक पढ़ लेते हैं जो दिया गया। With the developments which took place in the information technology, the present banking system is switching over to the computerization of the funds. मैं भी कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा हूँ। Computerization of bank branches to offer efficient banking services and cash management services to their customer. ये पूरा सेंटेंस सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ मैनेज हो रहा है। द नेटवर्क विल बी लिंक्ड टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स। ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, एक दूसरे से अब बैंक्स जुड़ी हुई है, बैंक अपनी ब्रांचेस के साथ जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरे बैंक्स के साथ भी इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ी हुई है। दिस विल हेल्प द कस्टमर इन द फॉलोइंग वेज। अब कस्टमर को फ़ायदा किससे होता है? पहला, इंस्टेंट अपडेटिंग ऑफ द अकाउंट्स। अगर मुझे अपने
अकाउंट में ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेरा नाम चेंज करना है, पासबुक के लिए अप्लाई करना है, सब कुछ पॉसिबल है। द क्विक ट्रांसफ़र ऑफ फंड जिसको बोलते हैं सर आरटीजीएस, आईएमपीएस ले लो, ये इसी के अंदर का मॉडल है। इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। चलो पहले अभी ऐसा ऑपरेट करूँगा थोड़ी देर तक, आपको लाइव बताते हैं कुछ चीज़ें। वाईफाई बंद करने कहा था उन्होंने। अच्छा, मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना बोल रहा है। आई थिंक ये नहीं होगा। सिम कार्ड नहीं है ना इसके अंदर में, इसलिए वो मना कर रहा है। ठीक है, हम एक काम करते, ऑनलाइन जाके दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, आईडी पासवर्ड डाला तब तक। तो अब ये मेरे पास ऑनलाइन उन्होंने मेरे को सब कुछ दे के रखा है। ध्यान दो, ये मयंक महावीर कोठारी का है। लास्ट विजिटेड ऑन 2 अप्रैल 2019, सब डिटेल आपको पता चल जाएगी यहाँ पे। मेरे को ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं यहाँ पे, जनरेट कार्ड का पिन, ठीक है। ये मेरा एक बैंक अकाउंट है, उसमें इतना बैलेंस दिखेगा आपको, अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। और 2-3 चीज़ें और है जो नहीं दिखनी चाहिए आपको, नहीं दिखे तो बेहतर है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो फ़ंड ट्रांसफ़र भी दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। सो 2-3 चीज़ें जो इन्होंने ये बोली है कि फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स पता चलते हैं, इंस्टेंट अपडेटिंग ऑफ द अकाउंट्स और क्विक ट्रांसफ़र। सो देखो सर हमारे पास में ये पॉसिबल है क्या। चलो मैं फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं फ़ंड ट्रांसफ़र करूँ तो पेमेंट एंड ये, तो अब देखो फ़ंड ट्रांसफ़र पे आए आप। अभी हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो अभी मैं अगर मेरे पापा को फंड ट्रांसफ़र करूँ, पापा का फ़ोन आ जाएगा, ये क्या कर रहा है तू, रुको। मोबाइल से मैक्सिमम करता हूँ तो मोबाइल में बहुत कुछ सेव है। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं यहाँ मैं मेरे पापा का नंबर लिखता हूँ तो यहाँ मेरे पापा की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। पापा की डिटेल आ जाती है मेरे पापा के इसमें। तो अब मेरे को कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चलो ठीक है मुझे 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र किससे होगा ये भी आपको दिख रहा है, अमाउंट कितनी, रिमार्क्स, पेमेंट का टाइप वन टाइम है या बाद हर बार होगा ये भी लिखना है। इंश्योरेंस अगर लेना है तो लो, और ये प्रोसीड टू पे आ गया, प्रोसीड टू पे करूँगा पेमेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
उस कौन से अकाउंट में पेमेंट करना है, ये यहाँ पे था। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, फॉरेक्स का डिटेल कहाँ होगा, फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको, ई स्टेटमेंट चाहिए, पीपीएफ चाहिए अगर अकाउंट्स अपडेट करना है आपको, फॉरेन एक्सचेंज की भी देखना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ऑफरिंग, कस्टमर सर्विस, चलो मोबाइल में आता है, मोबाइल में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो आपका अकाउंट थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा सेम टू सेम, वो थोड़ा अलग होता है। आए सर वापस काम करें, पढ़ाई की बातें करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीरो बैलेंस अकाउंट। अब जीरो बैलेंस अकाउंट बताने की क्या ज़रूरत है। फॉर इफिशियंट कैश मैनेजमेंट सम फर्म एम्प्लॉय एन एक्सटेंसिव पॉलिसी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग मार्केट सिक्योरिटीज फॉर कैश बाय द यूज ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट। एवरी डे द फर्म की जो टोटल होती है चेक्स की प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अगेंस्ट द अकाउंट, जितने भी चेक्स की टोटल होती है उतना पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं हम लोग। आप समझाता हूँ। द फर्म ट्रांसफर करता है द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश इन द अकाउंट इफ एनी फॉर बाइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश द फर्म सेल्स द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो मैंने आपको बताया था, जब कॉन्फ्रेंजा के पास आता है पैसा, तो मान लो अगर 50 लाख का पैसा आया तो 50 में से मान लो 20 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है, 30 लाख रुपए पेंडिंग है अभी, और आने वाले 2-4 दिन तक वो पैसे यूज में नहीं आने वाले, तो ये सारा का सारा पैसा उठा के हम लोग डाल देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे, जिसमें हम इंटरेस्ट या बाकी डिविडेंड वगैरह कमाते हैं। जब भी पैसा होगी हम सिक्योरिटीज बेच के वापस से पैसा ले लेंगे, और इन सब के बीच में टाइम कुछ भी नहीं होता, तुरंत होता है सारा। क्विक होने की वजह से जब आपको पता है कि जब भी मैं पैसा मांगूंगा तब पैसा मिल जाएगा, ऐसे टाइम पे आप प्रिफर करते हो कि बैंक में ना पड़ा रहे। सो ऐसे टाइम पे आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाता है, आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने अभी अकाउंट दिखाया उसमें तो बैलेंस था। सर उसमें मेरा पर्सनल बैलेंस था, उसमें कंपनी का बैलेंस नहीं था, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जीरो बैलेंस अकाउंट, जहाँ पे आप कंटिन्यूस क्या करते हो पता है, पैसा आता है इन्वेस्ट करते हो, जरूरत पड़ी बेच के वापस पैसा ले लेते हो, फिर इन्वेस्ट करते हो, फिर पैसा ले लेते हो, तो अकाउंट में बैलेंस कितना रखते हो, जीरो। तीसरा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनी मार्केट ऑपरेशन। मनी मार्केट ऑपरेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, अगेन ध्यान देना। वन ऑफ द टास्क ऑफ अ ट्रेजरी फंक्शन ऑफ लार्जर कंपनीज इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इन्वेस्ट करो इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना यानी जो 30 दिन 50 दिन 80-90 दिन 100 दिन तक के सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, एफडीज होते हैं, ये सब चीजें में इन्वेस्टमेंट करना। मार्केट, वो पहले वाला भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ध्यान देना। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट बैंकिंग इज वन ऑफ द साइज। बैंक्स ऑब्टेन करता है फंड बाय कंपीटिंग इन द मनी मार्केट फॉर द डिपॉजिट्स बाय द कंपनीज, पब्लिक अथॉरिटीज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अदर बैंक। वही सब चीज़ें दी है, नीचे में जितना भी लिखा आप एक बार पढ़ लो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले तो ये लिखा है कि सर किससे पैसा जमा होता है, उसके बाद में रिनिगोशिएट किया जा सकता है, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उस पर, डिविडेंड वगैरह मिलता है, ये सब चीज़ें। दिस इज कॉल्ड एज मनी मार्केट ऑपरेशन। राइट अ शॉर्ट ऑन पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है, इस पे थ्योरी के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो। फॉर बेटर कंट्रोल ऑन कैश, कंपनी में अगर कैश पे हम ध्यान से कंट्रोल रखना चाहे तो जनरली द कंपनीज यूज द पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम। एक सिस्टम यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम, वेर इन द डे टू डे पेटी एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट पास्ट एक्सपीरियंस। पुराना एक्सपीरियंस देखते और पता चलता है कि यार हर दिन मैंने नॉर्मली 2000 का खर्चा करता आया हूं, तो अगले दिन भी मेरा 2000 के आसपास ही खर्चा होगा, यही मतलब हुआ। And future needs and generally a week's requirement of cash will be kept separate for making petty expenses. Petty expenses मतलब छोटे छोटे खर्चे। अब अगर आपको लग रहा है कि 2000 आप पर डे करते आए हो तो 7 दिन यानी कि आप 14,000 का कैश जमा करके रख लो। दिस इज कॉल्ड एज पेटी कैश। छोटा छोटा खर्चा के लिए आपने एक इम्प्रेस्ड बना के रखा, एक सिस्टम बना के लगा। अगेन द नेक्स्ट वीक विल कमेंस विद द प्री डिटरमाइंड बैलेंस। अब क्या होगा, मान लो आपको लगा कि यार 14,000 रुपए का अगले हफ्ते खर्चा होगा, तो 14,000 रुपए का कैश रख लिया। हफ्ता खत्म हुआ और पता चला सिर्फ उसमें से 12,000 का खर्चा हुआ, यानी कि बैलेंस कितना पड़ा, 2,000 का। अब आप फिर से कैलकुलेशन करो, 12,000 का खर्चा हुआ सर 7 दिन में, तो दिन का कितना हुआ,
दिन का हुआ 1700, सॉरी 12,000 का खर्चा हुआ 7 दिन में, तो दिन का हुआ 1714 इंटू अगर 7 करोगे तो अब आपको कितना पैसा चाहिए सर? सिर्फ 12,000 का, जिसमें से 2,000 ऑलरेडी आपके पास में है। 10,000 रुपये आप और डाल दो यहाँ पे, तो अब हो गए 12। अगर आपको लगता है इस हफ्ते कुछ एक्स्ट्रा कैश का खर्चा होने वाला है इन सब के अलावा, तो और एक्स्ट्रा डाल दो 12 के ऊपर। लेट से 3,000 और डाल दिए तो वो हो गया 13,000। अब ये आपका हफ्ता भर चलेगा, फिर वापस कैलकुलेशन करो। दिस इज कॉल्ड एज पेटी कैश इम्प्रेस्ड सिस्टम। हाउ कैन टेम्पररी कैश सरप्लस बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस तरह से, बताओ हमें, किस तरह से जो टेम्पररी कम समय के लिए हमारे पास जब एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा होता है, इसको प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब जिससे मैं पैसा कमाऊं, फिक्स्ड, प्रॉफिटेबल होना, नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में सरप्लस पैसा 2 लाख रुपए पड़ा और आपने इक्विटी शेयर में डाल दिया, तो उसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिटेबली। ध्यान दो, अगर प्रॉफिट होना कंफर्म है, आपको चाहिए कि प्रॉफिट ही हो, तो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये रियल लाइफ में भी मैं आपको टिप दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करो विद इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इक्विटी शेयर में मत जाओ, डिबेंचर में मत जाओ, म्यूचुअल फंड में मत जाओ। अगर प्रॉफिट होना तो, इस वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, मत जाओ उन सब चीजों में, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपको फिक्स पेमेंट देते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होते। 10% बोला इसने तो हर साल 10% देगा। तो ये शॉर्ट टर्म लो या लॉन्ग टर्म लो डेट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में शेयर्स ऑफ ब्लू चिप लिस्टेड कंपनीज, ये आपको शायद आपको एक्स्ट्रा इनकम दे देगी, बट इसके लिए मैं फिर भी डाउटफुल हूँ। रियल लाइफ में आपको प्रॉफिटेबल हमेशा रहेगी ऐसा नहीं रहता। तो पहले 3 फॉलो करो, बाकी थेरी के लिए रहने दो सिर्फ। सो 2 मिनट होल्ड करेंगे, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी वानी पी के आते हैं सर, खत्म कर देंगे इसी लेक्चर में। ध्यान दो सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये चीज़ मैं आप पे डाल रहा हूँ पढ़ने के लिए, बिकॉज अभी जो मैंने आपको ऑनलाइन बताया दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। जब आपको बैंक प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जिस पे आप सारा बैंकिंग आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा भी कंपनीज में सॉफ्टवेयर बनते हैं अलग कई सारे, जिसमें ना आपको वो फॉर्मूलेस डाले रहते हैं। एक तो वो बैंक अकाउंट को मैनेज करने वाला हो गया, और भी अगर बताओ तो कंपनीज के अंदर में सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर आपका टोटली बता देता है कि कैश का बैलेंस कितना रहना चाहिए, आज इतना खर्चा किया, आज उतना खर्चा किया। तो ये सब चीज़ें जब हम इनपुट डालते रहते हैं तो अपने आप सिस्टम हमको बताते रहेगा। ऐसा रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ता। कहीं 1-2 लाइन होगी काम की तो वो मैं देख के बताता हूँ आपको, रुको। और सबसे बेस्ट क्या होता है मालूम है? आप अगर कंपनी के ओनर हो और आपकी कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में है ना,
हर ब्रांच में कितना कैश रखा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा इस सिस्टम के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मेंशन द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि हम अगर कैश को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करना शुरू कर दे तो हमको फ़ायदे क्या क्या होंगे। ध्यान दो, सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस तो नहीं किए, पहले देखना दो इधर में। नहीं ना, अपन ने सारे कवर कर लिए। हाँ, अब ध्यान दो, पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाता। सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, एक तो समय बचता है, फिर इंटरेस्ट का खर्चा बचता है, क्योंकि अगर आप कैश प्रॉपरली मैनेज करते हो तो ना एक्स्ट्रा आपके पास कैश रहेगा ना कम रहेगा। सो आपके पास प्रॉपर रहेगा तो आप उसमें इंटरेस्ट का खर्चा बचा सकते हो, लोन कम लेना पड़ेगा, पेपर वर्क कम हो गया क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली। ग्रेटर अकाउंटिंग एक्यूरेसी, अब अकाउंटिंग करने में भी गलती नहीं होगी। वरना आपने अगर आर्टिकलशिप वगैरह आपकी चालू हुई होगी ना, क्योंकि मैं ग्रुप 2 है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आर्टिकलशिप चालू हो गई होगी, और आपने कहीं जगह पे लोकल अगर होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से कैश को मैनेज करते हैं। उसके बाद आपके पास में टाइम और फंड्स पे ज़्यादा कंट्रोल होगा, यानी कि मैं दिल्ली में बैठ के देख सकता हूँ कि मुंबई की मेरी ब्रांच में कितना कैश है, तो मेरा उधर कंट्रोल है। अदरवाइज क्या होता है, कैश पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता, उधर क्या खर्चा हो रहा क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता चल रहा। फास्टर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वेयर रिक्वायर्ड, अभी मैंने आपको बताया बैंक वाला, मेरे वेबसाइट पे आईसीआईसीआई बैंक का ओपन करके देखा, यहाँ बैठे बैठे मैं किसी मुंबई कोलकाता या दिल्ली वाले और पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो दैट इज़ फास्टर ट्रांसफ़र ऑफ कैश। चेक भेजोगे, मेल करोगे, 2 दिन बाद मिलेगा, डिपॉजिट करेंगे, फिर क्लियर होगा, कितना व्यर्थ, जाने दो। स्पीडी कन्वर्जन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इनटू कैश, बैठे बैठे मैं अपने फिक्स डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। साला आपको ना मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यार, नहीं तो मज़ा आ जाता। अभी मोबाइल की भी स्क्रीन में दिखा सकता था, लेकिन आज मैं लैपटॉप नहीं लाया, उस लैपटॉप से थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ता है, पंगे हो गए। सोच रहा हूँ कोई और तरीका है क्या। 2 मिनट अगर आप होल्ड करो तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। हो गया ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ए पावर मिरर, एयर मोर और स्क्रीन मिरर। चलो लेट्स ट्राई दिस। मोबाइल में भी उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ तो ओपन भी हो गया, सही है बेटे।
दिख रही है आपको स्क्रीन? थोड़ा स्लो है ये, मतलब मूवमेंट नहीं दिख रही मेरे को इसके अंदर में। हाँ थोड़ा स्लो है, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। ये रहा ICICI बैंक, मेरा मोबाइल स्क्रीन है। मैं आपको क्या दिखाने वाला था समझ नहीं आ रहा, बट आपसे ये स्क्रीन तो हटानी पड़ेगी ना, पासवर्ड तो आपको दिखाना नहीं है। तो देखो अब ना ये जूम नहीं हो पाएगा, इसको हम ऐसा कर लेते हैं जितना हो सके आपको मैं दिखा पाऊँगा, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा था पहले तो ये पता करने दो मुझे। हाँ, स्पीडी कन्वर्जन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इनटू कैश। अब ध्यान अगर दोगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्पीडी कन्वर्जन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इनटू कैश का मतलब होता है कि आप बहुत सारे आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने की वजह से सीधा कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं जाता हूँ अकाउंट्स एंड डिपॉजिट में, अकाउंट्स एंड डिपॉजिट में जाता हूँ तो आप देखोगे आपका डिपॉजिट दिख रहा है यहाँ पे एक डिपॉजिट। सो मैं डिपॉजिट्स में गया। अब डिपॉजिट्स में जाने के बाद में मैं कोई भी एक FD ओपन करता हूँ। सो मैंने सबसे पहले वाली FD ओपन की। आप अगर देखोगे तो उसके अंदर में अच्छा ये ना फिक्स FD है, इसको तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दूसरी FD ओपन करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का FD ओपनिंग अमाउंट है, मेचोरिटी अमाउंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में मोर ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज़ दिख रही है, रिन्यू और क्लोज FD। यहाँ जैसे ही मैं रिन्यू और क्लोज FD दबाऊंगा ना, तो अब अगर मैंने सबमिट दबा दिया इसका मतलब वो 2.5 लाख रुपए FD से हट के मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका। ऑनलाइन पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं सर? ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए देखो फ़ंड ट्रांसफ़र में जाता हूँ मैं। फ़ंड ट्रांसफ़र में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को बस नाम डालने, इतने सारे नाम हैं। तो जैसे आई एम ट्रांसफरिंग सम अमाउंट टू माई वाइफ, ठीक है, तो आई विल चूज़ संस्कृति खन्ना। सो संस्कृति खन्ना मैंने दिया, आपको अगर ऊपर में नाम दिख रहा होगा। अब संस्कृति खन्ना 250 रुपीज़ मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसको। सो चलो ज़्यादा कर देता हूँ नहीं तो मेरे को मारेगी। 2500 रुपीज़ आई एम ट्रांसफरिंग टू हर। नाउ इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे को दिखते हैं, IMPS, NEFT और RTGS। अब अगर ध्यान दोगे तो उसके नीचे अगर आप RTGS चूज़ करते हो ना, तो RTGS में एक लिमिट दी गई है कि मिनिमम आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वाली लाइन है देखना, मिनिमम 2 लाख रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं RTGS में। अगर 2 लाख से 10 लाख के बीच का कोई ट्रांजेक्शन है ना तो RTGS हो जाता है। NEFT में क्या होता है, NEFT में आप कितनी भी अमाउंट अप टू 10 लाख रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन IMPS होता है इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए, इमीडिएट अगर आपको ट्रांसफ़र करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि मेरे को उसको बाद में बोलने को होएगा कि वापस पैसे दे, ठीक है। तो ये मेरा बैलेंस है, बैलेंस के बाद में मेरे को ऐड ऑन कुछ लेना तो ठीक है, ये मैं प्रोसीड करता हूँ तो मेरे को एक फाइनल कन्फर्मेशन पूछता है। व्हाट आई एम डूइंग, आपके सामने लाइव फंड ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ। सो लाइव फंड में आपको मेरे को ये नाम बताता है कितना अमाउंट है, बैंक अकाउंट कौन सा है मेरा जिसमें होने वाला है, मैंने टेस्टिंग के लिए दिया है, क्या डेट और टाइम है, और 1 टाइम ही करना है पेमेंट, 1 टाइम। कन्फर्म का मैंने बटन दबा दिया। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे को ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ है और नीचे में डिटेल आ गई कि आपने 2,500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं संस्कृति खन्ना को। सो दिस इज़ व्हाट द ऑनलाइन, मेरे को मैसेज भी आया, आपने देखा होगा यहाँ पे एक मैसेज भी है कि ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र आपका सक्सेसफुल हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलो फिलहाल इसको मेंटेन रखते हैं, आगे पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर मैं हटा दूंगा आगे। तो ऐसे चलाएंगे हम, बढ़िया है, ब्लैक में, ब्लैक। मेकिंग अवेलेबल फंड्स वेरेवर रिक्वायर्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। आपके पास में जब चाहिए तब पैसा अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम से लेके। यही मोबाइल फ़ोन लेके मैं गया था फ्रांस, यही मोबाइल फ़ोन लेके गया था मैं प्राग, वहीं पे मैंने इससे कई सारे ट्रांजेक्शन्स किए थे।
रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ आइडल फ्लोट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, बेकार में आपके पास पैसा पड़ा नहीं रहता इस केस में, ठीक है। एंश्योर्स नो आइडल फंड्स आर प्लेस्ड एट एनी प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ बैठ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैश सिस्टम चेक कर सकते हो, तो कहीं पे भी किसी भी समय 24 घंटे में अगर आपको लगता है कि किसी भी समय आपको लगता है कि यार ये वाली ब्रांच में बहुत ज़्यादा कैश है, वहाँ से निकाल के आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। इट मेक्स इंटर बैंक बैलेंसिंग ऑफ फंड ट्रांसफर मच ईजियर, इट इज़ ट्रू फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट, प्रोड्यूसेस फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकन्सिलिएशन, अलाउज फॉर डिटेक्शन ऑफ बुक कीपिंग एरर्स, एक सेकेंड, reduces the number of checks issued, earns interest income और reduces interest expense। so इतनी सारी चीज़ें हैं सर, कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप इसमें से 5, 7, 10 पॉइंट भी लिख लो तो भी बहुत है। so this is what the entire thing is। Question number 33, briefly explain how the evolution of banking system took place in India which ultimately led to virtual banking। हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम कैसे आया और उसके बाद में वर्चुअल बैंकिंग तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में बताओ। तो दिस इज काइंड ऑफ अ हिस्ट्री, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ प्योर इंग्लिश। इंग्लिश समझो तो आपको ये सारा का सारा समझ में आएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक दो बार आपको उसको पढ़ना है। Mention the different steps undertaken by Reserve Bank of India to facilitate active involvement of commercial bank in sophisticated cash management system। आप ये बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए ताकि सारे जो कमर्शियल बैंक्स है ये धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम पे, सोफिस्टिकेटेड कैश मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो, इन्वॉल्व हो। ये सारा भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है कि आरबीआई ने क्या किया था। उसके बाद में मेंशन द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल बैंकिंग सर्विसेज। वर्चुअल बैंकिंग सर्विसेज, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, वो वर्चुअल बैंकिंग ही थी, मैंने जो पैसा ट्रांसफर किया वर्चुअल बैंकिंग ही थी। अब उसके फायदे क्या होते हैं? पहला, लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ ट्रांजेक्शन, मेरे को कोई कॉस्ट नहीं लगी उसको पैसे ट्रांसफर करने के, 5-2 रुपए जो भी होगा। इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर मेरे को उसने फ़ोन करके बोला होता कि मयंक मेरे को 2000 रुपये ट्रांसफ़र करो, और मैंने यहाँ पे आपके सामने करके दिखा दिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो मैं बैंक जाता, बैंक से पैसे निकालता, फिर उसको लाके देता, सोचो कितना टाइम जाता। द लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच नेटवर्क अलॉन्ग विद द रिड्यूस्ड स्टाफ कॉस्ट लीड्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी। कई बार ये होता है कि अब एक ही जगह से बहुत कुछ मैनेज होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नहीं लगते। अब मैं क्या करता, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तो जाता नहीं ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो मैं अपने बंदे को भेजता कि देख यार 2500 रुपये निकाल के लेके आ जा, ये रहा कार्ड। मैं ऑब्वियसली दूसरे बैंक अकाउंट का कार्ड देता जिसमें 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये ही रहते, मैं उसको ऑपरेट करने के लिए देता, मैं अपना टाइम नहीं डालता उसमें, तो मेरे को लेकिन स्टाफ लगता, वो जाता, उसकी सैलरी भी लगती। वर्चुअल बैंकिंग अलाउ करती है द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड एंड रेंज ऑफ सर्विसेज बिंग मेड अवेलेबल। कई सारी सर्विसेज अवेलेबल है वर्चुअल बैंकिंग में, आपको मैं बताता हूँ। देखो बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लेना, वही सब चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर में, अभी बताता हूँ। अबे बंद हो गया क्या? नो डिवाइस रीडिटेक्ट। ध्यान दो कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अबे यार लॉगिन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पता चल गया, बदल दूंगा। अब देखो वर्चुअल बैंकिंग से क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। सेकंड वाला आइटम आप देखोगे तो उसमें बिल पे लिखा हुआ है। अब बिल पे के अंदर मैं जाता हूँ तो आपको ऊपर में लिखा आएगा कि सर क्रेडिट कार्ड, पोस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी तक का पेमेंट मैं इसमें से कर सकता हूँ, गैस का कनेक्शन, डीटीएच, लैंडलाइन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और शो मोर में कितनी सारी चीज़ें, गूगल पे, पानी का बिल, टैक्स का बिल, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। उसके बाद पीछे आता हूँ, रिचार्ज करना है सर, तीसरा पॉइंट है रिचार्ज। आप तक नहीं पहुँचा क्या? रुको आएगा, स्लो है। तीसरा पॉइंट रिचार्ज, देखो अब रिचार्ज में अगर मैं गया तो रिचार्ज में मोबाइल नंबर क्या है, सब जो आप इससे करते हो, बाकी फ्री चार्ज और पेटीएम। और उसके बाद मैं सर्विसेज में जाता हूँ सर, मैं पीछे में जब मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ तो ध्यान दो, इंस्टा बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, कार्ड्स की सर्विसेज, चेकबुक की सर्विस, चेक का स्टेटस क्या है ये भी पता लगा सकता हूँ। चेकबुक में मेरे को कोई चेक रोकना है, मेरे को कोई चेक इशू करना है, कोई पॉजिटिव वे है,
तो मेरे को अगर कार्ड्स के लिए जनरेट करना है डेबिट कार्ड का पिन, क्रेडिट कार्ड का पिन, कोई कार्ड ब्लॉक करना है सर, डेबिट कार्ड की लिमिट इशू करना है, डेबिट कार्ड अपग्रेड करना है, कितनी सारी चीज़ें, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो सर्विसेज वाली बातें चल रही थी 35वें नंबर में। अब छोड़ते हैं, अब आगे आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विच गाइड द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल सेफ्टी, दूसरा प्रिंसिपल होना चाहिए कि एक उसकी मेच्योरिटी क्या है, आपको 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में रिटर्न क्या मिल रहा, रिस्क कितना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में सेफ्टी होना ज़रूरी है, मेच्योरिटी उसकी कम होती है, और तीसरा मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी मतलब जब मैं बेचने जाऊँ, जब मैं उसको कैश में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ईजिली कैश में वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि साला कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं तो वो अब बिक नहीं रहा। यही सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा ये यहाँ पे काम नहीं आएगा आपको। सीए फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट नाम का चैप्टर है, वहाँ पे ये सब काम आता है। मेंशन द डिफरेंट चॉइसेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। ये मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल कि आपको अगर रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है जो कि अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल क्या क्या है। गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल, डिपॉजिट विद बैंक, जैसे मैंने एक एफडी बताया ना आपको, वो एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिस इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो मार्केटेबल। इक्विटी शेयर में मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मतलब जो चीज़ों को तुरंत बेचा जा सकता है मार्केट में। कमर्शियल पेपर, अदर एक्टिव अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ पैकिंग सरप्लस, अच्छा ये सब छोड़ो। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैव ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द एवेन्यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इक्विटी शेयर छोड़ दो ना, इक्विटी शेयर इज द मार्केटेबल बट नॉट शॉर्ट टर्म। यहाँ जो सारा लिखा हुआ है ये शॉर्ट टर्म के लिए था। बताया मैंने आपको कैश मैनेजमेंट सिस्टम में आपको जो क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है, तो एक तो वो चीज़ याद रखना जो कैश बजट की अपन बात कर रहे थे, तो वो फॉर्मेट था ना, वो अब मैं आपको एक्चुअल में कर करके दिखाऊंगा। दूसरा जो फॉर्मूला था कैश वाला, वो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। अंडर रूट ऑफ 2 × U × P, यू यानी कि साल भर में कितना पेमेंट कर रहे हो, पी यानी कि आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, और नीचे में एस आता है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है। आप वर्डिंग्स बदल सकते हो, वो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज थी इसलिए अपन ने वैसे लिया। तो ये दो चीज़ें आपको हर जगह काम आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी सब थेरी वाला पार्ट है, एक दो बार तो और एटलीस्ट पढ़ना उसको, बस एक दो बार आप उसको पढ़ लो थेरी और समझ लो, छोड़ दो, बाद में आराम से हो जाता सब कुछ। So this is what the entire thing of the unit 2 of cash management system is. For the time being, we'll stop here and we'll meet in the next lecture with the questions on cash management. Bye bye.